हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्जुन अग्रवाल और आप देख रहे हैं पोलन कास्ट। पोलन कास्ट हमारे चैनल का एक पॉडकास्ट सेगमेंट है, एक ऐसा शो जहां हम बात करते हैं साइंस की, खेती की और जीवन की। तो इस नए नए मेहमानों के साथ तो आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर रोशन कुमार। डॉक्टर रोशन कुमार मेरे बैचमेट रहे हैं और इन्होंने हाल ही में कीट विज्ञान यानी एंटोमोलॉजी से पीएचडी कंप्लीट की है। फिलहाल वो झारखंड के रांची में स्थित एमएस धोनी के ईजा फार्म में एज ए फार्म एडवाइजर काम कर रहे हैं। तो आइए आज उन्हें इनवाइट करते हैं और उनसे बात करते हैं, उनके जीवन की कुछ कहानियों को जानते हैं। वेलकम डॉक्टर रोशन। नमस्कार सर। तो डॉक्टर रोशन, इससे पहले आपने कभी कुछ इंटरव्यू में कहीं गए हैं? किसी को इस तरह का इंटरव्यू या पॉडकास्ट कभी आपने दिया है? पॉडकास्ट तो आई थिंक पहली बार मैं दे रहा हूँ, बट इंटरव्यू वगैरह, न्यूज चैनल वगैरह, कुछ अखबार वगैरह में, प्रेस क्लब में, सब में मैंने कभी किया हुआ। तो डॉक्टर रोशन, पलामू में आपका जन्म हुआ, पलामू में ही आपने पढ़ाई की है। तो पलामू से लेके आपने पीएचडी तक, रांची में आके पीएचडी तक का सफर कैसा रहा आपका? कोई स्ट्रगल जो आपको ऐसा याद है खास? ये बचपन से तो काफ़ी स्ट्रगल लाइफ ही रहा है। मैं भी बहुत छोटे परिवार से उठा हूँ। हमारी माता जी आंगनबाड़ी में काम करती थी, पिताजी एक फार्मर थे, और वही बचपन से शुरू से स्टार्ट करते हुए आज मान लीजिए कि मैंने पीएचडी तक का सफ़र किया। तो सारे गार्जियन लोग का भी मेहनत रहा, और हमको ऐसा लगता है कि स्टेप वाइज, प्रोसेस वाइज अगर हमने काम करते रहा तो 10th से अच्छा होने के बाद, 12th में अच्छा होने के बाद, ग्रेजुएशन में मैंने अच्छे से एडमिशन लिया, फिर पीजी किया। तो स्टेप वाइज एक प्रोसेस रहा है, और उसी प्रोसेस के आधार पे मैं आज मान लीजिए पीएचडी कर पाया हूँ और महेंद्र सिंह धोनी सर के एडवाइजर के रूप में काम कर पाया हूँ। और रही बात ग्रेजुएशन के दिन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के दिन में, काफ़ी मैंने प्रैक्टिकल अनुभव कुछ किसानों से भी, कॉलेज में वैज्ञानिकों से भी, और अपने कुछ बैचमेट से भी सीखा है, किताबों के माध्यम से भी सीखा है। और सीखने के बाद फिर हमें भी अपॉर्चुनिटी मिला कि नाबार्ड में काम करने का, और वहीं से कांटेक्ट हुआ महेंद्र सिंह धोनी सर के यहाँ, और आज मैं उनके फार्म एडवाइजर या एडवाइजर के रूप में काम कर रहा हूँ। डॉक्टर रोशन, एग्रीकल्चर में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, मतलब आप इतने सारे ऑप्शंस थे, आपने फिर भी एक ऐसे सब्जेक्ट को चुना एंटोमोलॉजी, जो लोग कम प्रिफर करते हैं। तो एंटोमोलॉजी चुनने का क्या कारण था आपका? हाँ सर, ये तो बात है कि एग्रीकल्चर विषय में देखे हैं कि बहुत सारे डिपार्टमेंट में काफ़ी स्टूडेंट्स को एंटोमोलॉजी में इच्छा नहीं रहती है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि वही टफ सब्जेक्ट है या फिर रटने वाला सब्जेक्ट लोग बोलते हैं। बट हमारा इसमें इंटरेस्ट ये था कि अगर हम देखें तो मैक्सिमम अगर हम डैमेज जो झारखंड पर्सपेक्टिव से या बिहार पर्सपेक्टिव से देखते हैं, किसानों को होता है जो क्रॉप में, वो इंसेक्ट के रूप में होता है। इंसेक्ट जो है मैक्सिमम डैमेज का काम करते हैं उनके फील्ड पे। तो हमने सोचा कि अगर टफ ही सब्जेक्ट है तो क्या दिक्कत है, फार्मर्स के लिए कुछ करने का कोशिश करते हैं, हो पाएगा तो इसी में अच्छा करेंगे। इसलिए हमने एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, ताकि मैं फार्मर्स को और अच्छे से मदद कर सकूं, हेल्प कर सकूं। ओके, तो मेरा अगला सवाल है, धोनी का फार्म एडवाइजर बनना कैसे हुआ? आपको ये कैसे मौका कैसे मिला कि आप उनके फार्म में आप सेलेक्ट किए गए? देखिए सर, उनके फार्म में सेलेक्ट होने का मौका ऐसे मिला कि जब मैं नाबार्ड में काम कर रहा था तो कुछ लोगों से मेरा कांटेक्ट हुआ, और आई थिंक वो जो सबसे सीनियर मैनेजर थे नाबार्ड में, वो सर जो है हमारे कार्य को देखें कि वो किसानों से कितने अच्छे से जुड़ता है और फार्मर्स के बीच उसका कितना नॉलेज रहा है प्रैक्टिकली। उस नॉलेज के आधार पे वो रिकमेंड किए आगे कि धोनी सर को उनसे कांटेक्ट था। अच्छा। तो वो रिकमेंड किए कि एक लड़का है हमारे पास जो काफ़ी अच्छा काम करता है प्रैक्टिकली, उसको काफ़ी नॉलेज है, अनुभव है, तो वो आपके फार्म का डेवलपमेंट का अच्छे से काम कर सकता है। तो फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, महेंद्र सिंह धोनी से ही डायरेक्ट मेरा इंटरव्यू हुआ। अच्छा। और उन्होंने इंटरव्यू के आधार पे हमको सेलेक्ट किया। मतलब आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप डायरेक्ट एमएस धोनी ने आपका इंटरव्यू लिया? हाँ, नाबार्ड में जो आपका काम था काफी सराहनीय था। हाँ। ओके, ऐसे हमारे दर्शक काफी जानना चाहते हैं कि धोनी सर क्रिकेटर हैं, वो क्रिकेट तो खेलते हुए देखे जाते हैं, लेकिन वो फार्म में कितना इन्वॉल्व रहते हैं? आपका साथ कोई ऐसा इंटरेक्शन रहा उनका फार्म में? हाँ सर, ऑब्वियसली वो फार्म में भी काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि उनको एक्चुअली एग्रीकल्चर जो है उनको एक शौक है, पसंद है, और वो खेती खुद से करना चाहते हैं। तो काफ़ी टाइम आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि वो
काफी समय ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ पौधे को रोपते हुए नजर आ रहे हैं, किसानों के बीच नजर आ रहे हैं, किसानों से कुछ हाव भाव हाल चाल लेते नजर आ रहे हैं, फील्ड को घूमते मुआयना करते नजर आ रहे हैं। तो वो अपना 100% देके, जैसे क्रिकेट के बाद अगर उनको एक शौक है तो वो फार्मिंग का शौक है, और वो अपना 100% देके वो खेती के काम में इन्वॉल्व रहते हैं। और वो शुरू से लेके बीज के रोपाई से लेके फसल के तोड़ाई तक सारा कुछ वो देखते हैं, समझते हैं, और साथ में हम लोग का मिलजुल के काम भी करते हैं। तो ऐसे रोशन जी, रांची में ही स्थित है धोनी का फार्म, और ये यहाँ के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि उसके जो आइडियल है, उनके जो चाहने वाले हैं, वो खुद इतनी बड़ी फार्म को मैनेज कर रहे हैं। तो हमारे किसान भाई भी ये जानना चाहेंगे कि ईजा फार्म में ऐसे कौन से यूनिक प्रैक्टिस फॉलो होता है जो आम किसानों के घर या आम नॉर्मल फार्म्स में नहीं किए जाते हैं। तो ऐसे कौन से यूनिक प्रैक्टिस है ईजा फार्म्स में? देखिए, विशेष तौर पे वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, समेकित कृषि प्रणाली का प्रयोग किया गया है, ताकि वो हर एक एग्रीकल्चर इंटरप्राइजेस से अच्छे से आउटपुट लिया जा सके, इनकम लिया जा सके। यहाँ के फार्मर जो है एक ही खेती पे या एक ही चीज के फार्मिंग पे आधारित होते हैं। अगर मान लिए किसी कारण जैसे इस साल जो है वर्षा कम होने से फसल कम होने का, धान कम होने की संभावना लग रही है, तो अगर एक ही चीज पे अगर हम आश्रित रहेंगे तो अगर मेरा मौसम खराब हुआ, समय खराब हुआ, तो फिर क्या होगा कि मेरा पूरा लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर हम समेकित कृषि में चले जाएं, 2-3 इंटरप्राइजेज भी कम से कम करें, तो अगर एक से मेरा लॉस भी होता है तो दूसरे से। तो मैं झारखंड के किसानों को यही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर वो धोनी फार्म में या ईजा फार्म में आते हैं, देखते हैं, तो उनको एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम नजर आएगा। और अगर वो कुछ कर सकते हैं, कुछ भी अपने इंटरप्राइजेज को अपने साथ जोड़ सकते हैं, तो उनको जोड़ना चाहिए। वो उनके लिए एक विशेष नॉलेज होगा। दूसरा चीज कि हम लोग जो भी चीज करते हैं साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी का माध्यम से करते हैं। तो छोटे छोटे जो कम पैसे में खर्च होके कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ उपकरण को किसान अपना सकते हैं, ताकि वो अपने खेती को अच्छे से कर सके, इनकम को ज़्यादा जनरेट कर सके। तो मेरा यही कहना होगा झारखंड के किसानों को वो थोड़ा सीखें और कुछ टेक्नोलॉजी को अपनाएं, और टेक्नोलॉजी जैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, उसको अपना के अपना खेती करने का कोशिश करें। तो मतलब बेसिकली किसी एक चीज पर निर्भर ना होकर वो मल्टीपल सोर्स, मल्टीपल चीजों को अपनाएं। बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छा एक मैसेज है किसानों के लिए। वैसे अक्सर किसानों को एक समस्या देखा गया है कि वो कीड़ों मकोड़ों से बहुत परेशान होते हैं, जो उनके फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो बहुत सारे हमारे दर्शक किसान भाई बहन भी होंगे। तो किसानों का एक सवाल है कि अगर वो खेत में सबसे पहले अगर किसी कीड़ा को देखते हैं, तो उन्हें सबसे पहले क्या स्टेप लेना चाहिए? बिल्कुल सही बात कही आपने सर, कि किसान जो है कीड़े से काफी परेशान होते हैं। मोर देन 30% डैमेज जो है कोई भी फसल का, अगर वो कीड़े से ही होता है, तो किसान को सबसे पहले क्या है कि अगर कोई भी क्रॉप लगा रहे हैं, तो क्रॉप लगाने से पहले उसके बीमारी और कीड़े के बारे में सबसे पहले जानकारी इकट्ठा कर लें। और कोई वैसा ज्यादा नहीं होता है कीड़ा की, ज्यादा प्रकार नहीं है, ज्यादा टाइप्स नहीं है डिजीज का, और कुछ ही कीड़ा है जो मेजर डैमेज का काम करते हैं। बस उसके बारे में पहले से जानकारी कर लें, और जानकारी होने के बाद उसका प्रिकॉशनरी मेजर्स जो भी है उसको पहले से अपना लें। जस्ट हम एक एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि झारखंड में आम की खेती हो रही है। आम की खेती में क्या हुआ कि एक हम लोग देखते हैं फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी जो है उसका अटैक होता है, जिसके कारण जो है फल मैच्योर होने के बाद और डैमेज स्टार्ट हो जाता है, फल में कीड़े लगने लगते हैं अंडे देने के कारण। बिल्कुल। तो उस समय हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहले से हम अगर प्रिकॉशन ले चुके हो, फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा दिए हो, कुछ इंसेक्टिसाइड का, साफ सफाई का अगर हम ध्यान रखे हो, फिर फ्रूट प्लांट में जो है हम ट्रंक को पेंट करके रखे हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम उस इंसेक्ट से अवॉइड कर सकते हैं कि मेरा डैमेज को कम किया जा सकता है। वैसे सारे क्रॉप को उगाने से पहले एक जो मुख्य उससे बीमारी और मुख्य जो इंसेक्ट लगते हैं उसके बारे में बस जानकारी इकट्ठा कर लें, और उसका जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो इंटरनेट के माध्यम से, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से, या कोई भी वैज्ञानिक के माध्यम से ले लें, और फिर उस क्रॉप को करें। बहुत आसानी से उनका फसल भी अच्छा होगा और कभी कोई परेशानी का समस्या नहीं करना पड़ेगा। ओके, अगर फिर भी अगर किसानों को सपोज
खेत में कुछ कीड़े दिख रहे हैं और उनके पास कोई रासायनिक दवा नहीं है, कुछ उपकरण नहीं है, फिर भी वो घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं अगर तुरंत में कुछ करना हो उनको बचाने के देखिए, एक टाइम होता है सर कि एक टाइम तक अगर नंबर ऑफ इंसेक्ट कितना है फसल में वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर इंसेक्ट की संख्या बहुत कम है, हम तो जीरो नहीं कर सकते हैं इंसेक्ट को कोई भी फसल में, लेकिन अगर इंसेक्ट की संख्या कम है और अगर वो खुद देखते हैं कि यहाँ मेरा डैमेज हो रहा है, तो क्यों ना हम उसी फसल को, जो एक फसल जो उससे इन्फेक्टेड हो गया है, जो उसमें इन्फेस्टेशन हुआ है, उस फसल को हम हटा दें। ये तुरंत हम मेजर अपना सकते हैं। दूसरा चीज कि हमारे पास कुछ भी जैसे नीम ऑयल हो गया, या फिर हम अगर अदरक लहसुन का पेस्ट बना के अगर हम स्प्रे करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग का बात बता रहे हैं, उसमें अगर कर देते हैं तो उसका हम अपना सकते हैं। या फिर साफ सफाई का हम विशेष ध्यान रख सकते हैं कि घास तो हम अपने से पहले साफ कर सकते हैं ना, ये सफाई का हम विशेष ध्यान रख के हम जो इंसेक्ट आने से पहले उसको डैमेज को रोक सकते हैं। ओके, तो कुछ हम नेक्स्ट सेगमेंट की बढ़ते हैं और कुछ रैपिड फायर आपसे पूछते हैं। ऐसे आप कीट विज्ञान से पीएचडी हासिल किया, तो आपके हिसाब से आपने जितने कीड़ों को आज तक सामना किया है पढ़ाई में या फील्ड में, आपके अनुसार सबसे डेंजरस कीड़ा कौन सा है? देखिए सर, और सबसे यूजलेस कीड़ा? मेरे अनुसार जो है, इंसेक्ट तो हर एक क्रॉप के लिए कोई कोई स्पेशल होते हैं, बट अगर हम वैसे ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखें तो टर्माइट्स जो है ना, वो सबसे ज्यादा और सब क्रॉप में अटैक कर सकता है और करता भी है। और झारखंड में मैक्सिमम हम फार्मर्स से मिले हैं, उन लोगों का प्रॉब्लम देखें तो टर्माइट्स का प्रॉब्लम हमको सबसे ज्यादा मिला है, सबसे ज्यादा। तो उसके लिए हम जो भी प्रिकॉशन मेजर अपनाए, जैसे कि अगर हम क्रॉप में पहले से क्लोरोपाइरीफोस का इस्तेमाल करें, अगर केमिकल इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर हम उसका इस्तेमाल करके टर्माइट से बच सकते हैं। और जिसे जनरली कैसे ये टर्माइट्स आ रहा है फील्ड में कि वो गोबर जो डालते हैं ना, कंपोस्ट के रूप में जो गोबर डालते हैं, वो अगर वेल डिकम्पोज्ड नहीं है, अच्छे से सड़ा हुआ नहीं है, उसका इस्तेमाल जैसे ही करते हैं उसकी खेत में टर्माइट्स का अटैक हो जाता है। उससे हमको बचना होगा, किसानों को इससे बचना होगा। और सबसे यूजलेस कीड़ा जो बस ऐसे ही जी रहा है, कुछ काम का नहीं है, ऐसा कौन सा कीड़ा है आपको लगता है? यूजलेस कीड़ा अगर बोले तो ऐसे यूजलेस कीड़ा कोई नहीं है सर, जो मेजर मतलब कम डैमेज कर रहा है क्रॉप को, वो यूजलेस। तरफदारी कर रहे हैं। सब कीड़ा कुछ ना कुछ काम का है। हाँ, मतलब ओके ओके रोशन जी, आप एक साइंटिस्ट भी हैं और आप नाउ किसान भी है, आप फार्म के एडवाइजर हैं, किसान के रूप में काम भी कर रहे हैं, तो आपने दोनों फील्ड को अनुभव किया है। तो आपके अनुसार किसान की मेहनत ज्यादा इम्पोर्टेंट है या साइंटिस्ट का रिसर्च ज्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है? सर ये तो सवाल टफ है, दोनों का मेहनत ज्यादा है। अगर रिसर्च अच्छे से, साइंटिस्ट का मेहनत नहीं होगा तो किसान को अच्छे टेक्नोलॉजी नहीं पहुंचेंगे। और किसान का भी मेहनत ज्यादा है, क्योंकि प्रैक्टिकली फील्ड पे तो उन्हीं को करना है और हर मौसम हर समय का परेशानी उन्हीं को झेलना है। तो मेरे अकॉर्डिंग दोनों का परेशानी ज्यादा है और दोनों का मुश्किल है। ओके, ऐसे सर मेरा अगला सवाल है, धोनी सर अपने आप में एक बहुत बड़े हस्ती है, पूरे इंटरनेशनल फैंस है, लोग उनसे सलाह लेते हैं। एज इंडियन कैप्टन उनका जो अचीवमेंट्स है वो किसी से छुपा नहीं है, आज भी लोग उनको एज ए एडवाइजर, एज ए मेंटोर रखते हैं। लेकिन आप एक पर्सनालिटी है जो उनको एडवाइस दे रहे हैं उनके फार्म में, तो आपको ये फीलिंग कैसी लगती है? धोनी से एडवाइस आप लेते हैं या देते हैं फार्म? सर ये तो धोनी सर एक बहुत बड़े पेड़ है, उस पेड़ के अंदर हम लोग बस एक छाया में एक छोटे से पौधे के रूप में है, तो हम उन्हीं से सबसे ज्यादा सीखते हैं, वो मेरे से नहीं सीखते हैं। बट हाँ, रही बात एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर का सबका अपना अपना फील्ड है। हम अपना एग्रीकल्चर में एक्सपर्ट हैं, तो हम एग्रीकल्चर में उनको सलाह देते हैं। ऐसे अक्सर आपको रांची में भी देखा गया कि आप धोनी के साथ घूमते हुए पाए जाते हैं, आप उन्हें ड्राइव में भी ले जाते हैं, तो धोनी से आपका बहुत क्लोज रिश्ता है। कैसा रिश्ता है, मतलब आपका किस तरह का इंटरेक्शन रहता है धोनी से? धोनी सर के छोटे भाई के तरह ही हम हैं। हम एज ए पर्सन वहाँ जॉब में नहीं है, या अभी तक हमको ऐसे धोनी सर हमको नहीं रखे हैं एज ए प्रोफेशनल, हम उनके भाई के तरह ही रखते हैं। वैसे ईजा फार्म भी काफी फेमस है और लोग जानना चाहते हैं कि वहाँ खेती के साथ साथ कुछ एनिमल्स भी रखे जाते हैं, तो कौन कौन सा एनिमल है और सबसे वीआईपी एनिमल कौन है जिसका बहुत सेवा करना पड़ता है?
काफी आपने रिसर्च किया है सर। एनिमल्स तो वहाँ बहुत कुछ है, बहुत महंगे महंगे बर्ड्स भी हैं, घोड़े हैं, स्कॉटलैंड पोनी है, ये सब बहुत सारे महंगे महंगे जानवर हैं। अब वीआईपी जानवर अगर बोले जाए तो बर्ड्स, सबसे जिसका बहुत खातिरदारी करना पड़ रहा है खातिरदारी बर्ड्स का, बर्ड्स काफी का। महंगे महंगे बर्ड है, मकाऊ है, किंगफिशर है, कुछ कुछ बर्ड्स हैं। वहाँ हॉर्स राइडिंग की है आपने? हाँ, हॉर्स राइडिंग हमने की है। कभी हमें भी मौका दीजिए। आइए कभी घूमने। ओके, तो आज के एपिसोड में इतना ही है। फिर भी लास्ट मेरा एक क्वेश्चन रहेगा सर से कि एनी मैसेज जो आपको ऑडियंस देख रहे हैं, कुछ संदेश जो आप देना चाहते हैं? जो भी किसान मेरे दोस्तों और जो भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट, साइंटिस्ट और जो भी लोग देख रहे हैं, हम उनको यही मैसेज देना चाहेंगे कि अपने काम में अच्छे से फोकस कीजिए। आप भी एक छोटे से घर से अपना सफर तय करके बड़े घर पहुंच सकते हैं, मेहनत कीजिए। थैंक यू डॉक्टर रोशन कुमार हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। और तब तक के लिए पोलन कास्ट में आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ, एक नए अंदाज में नई बातें होंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए पोलन कास्ट, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।